हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि आप सभी को पता है कि अमृत एकेडमी की तरफ से जनरल कंपटीशन का सीरीज चलाया जा रहा है, जिसमें एलसीएम एचसीएफ की वीडियो से शुरुआत की जा रही है। हालांकि यहां पे नंबर्स की भी पढ़ाई हो चुकी है, जिसका वीडियोस आपको बहुत जल्द यूट्यूब पर अवेलेबल करा दिया जाएगा। और एलसीएम एचसीएफ में जैसा कि आपको पता है कि हम लोग लेक्चर 1 अपलोड कर चुके थे, लेक्चर 2 अपलोड कर चुके थे, और जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 तक कवर कर चुके थे। आज के लेक्चर 3 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं सवाल। बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल हैं, और इसमें जितने भी सवाल के कलेक्शंस हैं वो सभी क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चंस अलग अलग टाइप के हैं, सभी क्वेश्चंस में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। और जो एग्ज़ाम का पैटर्न है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का, चाहे वो आप एसएससी का एग्ज़ाम देंगे, चाहे आप रेलवे का एग्ज़ाम देंगे, चाहे वो आप किसी और बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे, कहने का मतलब जैसे कि अगर आप किसी और स्टेट में जाकर किसी दूसरे स्टेट वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर आप फाइट करना चाहते हैं, या फिर अगर आप जेपीएससी वगैरह में बैठेंगे, तो सब में जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है उसमें एलसीएम एचसीएफ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, और जिसमें हम लोगों का जो यहाँ पर क्वेश्चंस का कलेक्शन है वो बहुत ही बेहतरीन है। आप लोग इसको पढ़ें और आपके एग्ज़ाम में ये ज़रूर अच्छा स्कोर करने में आपकी हेल्प करेगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, देखते हैं। दो संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ क्रमशः 84 तथा 21 है। यदि संख्याओं में 1:4 का अनुपात हो तो दोनों में बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक है क्या, जब भी अनुपात दिया हो संख्याओं का तो पहले आप उसको लिख लीजिए। संख्याओं का अनुपात, संख्याओं का अनुपात गिवन है हमारे पास। क्या दिया हुआ है देख लीजिए आप, 1:4। चलिए ठीक है। और क्या दिया हुआ है, संख्याओं का एलसीएम दिया हुआ है और संख्याओं का एचसीएफ दिया हुआ है। ठीक है क्या, कोई एक भी डाटा अगर हमको दिया होता तो भी हमारी संख्याएं निकल जाती। देखिए तो हम पहले क्या कर रहे हैं, संख्याओं का एचसीएफ ले रहे हैं। संख्याओं का एचसीएफ, संख्याओं का एचसीएफ जो गिवन है हमारे पास वो है 21। ठीक है, चलिए देखिए एलसीएम है आपका 84 और एचसीएफ है आपका 21। अब देखिए यहाँ से संख्याएं तो नहीं दी हुई है, पर हाँ संख्याओं का अनुपात जरूर दिया हुआ है। ठीक है क्या, तो संख्याओं का अनुपात जो होता है यहाँ पे 1:4, इसका ये मतलब नहीं है कि ये दोनों संख्याएं हैं। ऐसा ये नहीं कि पहली संख्या 1 और ये 4 है। अनुपात जो वैल्यू होता है वो संख्याएं कटकर जो सबसे छोटी मान प्रोड्यूस करती है ना, छोटी वाली वैल्यू, उसी को अनुपात कहते हैं। हो सकता है कि संख्या आपका 20 और 80 हो तो ये ऐसा कट रहा हो। ठीक है क्या, तो 1:4 यहाँ से आ जा रहा है रेशियो। तो चलिए अभी क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर आ जाते हैं संख्याओं के एचसीएफ पे। अब देखिए संख्याएं तो नहीं दी है पर अनुपात दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, अनुपात का ही एचसीएफ निकालेंगे। 1 और 4 का एचसीएफ कितना होता है, 1 होगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों संख्या को काट दे 1 होगा। इसका आप रेशियो लगा लीजिए यहाँ पे, क्योंकि आप रेशियो का अनुपात, रेशियो का एचसीएफ निकाले थे इसलिए रेशियो के फॉर्म में लिख दिए। तो रेशियो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 21। संख्याएँ क्या दी हुई थी, संख्याएँ दी हुई थी हमारे पास, संख्याओं का जो अनुपात था हमारे पास वो 1:4 था। अगर रेशियो 1 की वैल्यू 21 है तो इसका मतलब ये भी तो रेशियो में ही वैल्यू है ना, तो ये 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 21 ही हो जाएगी। देखो 1 की वैल्यू 21 है तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 21 × 4, यानी कि कितना, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये हो गया 84 है ना, और ये हो गई 21। यानी कि जो संख्याएं हैं वो है 21 और 84। आप डिवाइड करके देख लीजिए, 21 से 84 4 बार में कट रहा है, यानी कि 1:4 तो आ ही जाएगा। तो बड़ी संख्या कौन सी हो गई, 84। ठीक है क्या। क्वेश्चन नंबर 27, दो संख्याओं a तथा b का HCF 1 है तो a + b तथा a - b का HCF क्या होगा, ये सवाल है हमारा। ठीक है क्या, तो देखिए ऐसे सवालों को कैसे करेंगे हम लोग। कह रहा है क्या कि यदि कोई दो नंबर है उनका HCF 1 है तो उनके योग और उनके अंतर का HCF क्या होगा। यानी कि सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है, देखिए सवाल में क्या कह रहा है कि यदि HCF ऑफ AB = 1 है तो पूछ रहा है आपसे कि HCF ऑफ a + b, a - b क्या होगा। ठीक है, ये सवाल है। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या कि अपने मन से कुछ वैल्यूज़ लेते हैं और चेक करते हैं कि माना a = हमारे पास है 2। ठीक है क्या, और b = हमारे पास है 1। क्यों ऐसे नंबर लिए हम लोग, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी दो कंसेक्यूटिव नंबर अगर हम लोग आप ले लेते हैं, कंसेक्यूटिव नंबर का मतलब कोई दो लगातार संख्या ले लेते हैं, जैसे कि अगर आप 1 के बाद 2 ले लें तो 1 और 2 का एचसीएफ हमेशा 1 आता है। 2 3 3 4 4 5 ऐसे कोई भी कंसेक्यूटिव नंबर ले लीजिए तो उनका एचसीएफ हमेशा 1 आएगा, क्योंकि उनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर होता नहीं है 1 के अलावा। तो चलिए आइए उसके बाद देखिए यहाँ से क्या कह रहे हैं हम कि a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 1 है, तो आप यहाँ से कंफर्म है कि हमारे पास a + b की जो वैल्यू आ जाएगी वो 2 और 1 कितनी हो जाएगी, 3, और a - b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 में से 1 चला जाएगा 1। आपको लग रहा होगा कि सर ये कंसेक्यूटिव नंबर आप लिए तो सर a का मान 1 और b का मान 2 क्यों ना लिए। अगर आप a की वैल्यू 1 लेते, b की वैल्यू 2 लेते तो a में से b को जब घटाना होता तो वैल्यू नेगेटिव आ जाती, तो वो हमारे लिए परेशानी हो जाती। इसलिए हम लोग क्या किए कि a को बड़ा और b को छोटा ले लिए। आइए तो इस वाले केस में हम लोग देखते हैं कि HCF
HCF ऑफ किसका, A प्लस बी और A माइनस बी का चेक करना था हमें। A प्लस बी की वैल्यू 3 और 1 है, तो HCF ऑफ A प्लस बी और A माइनस बी की वैल्यू चेक करो आप। यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 और 1 का HCF कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बड़ी से बड़ी संख्या यही है जो दोनों को काटेगी। चलिए आइए एक और केस लेकर चलते हैं हम लोग। माना, चेक करो, देखो इस बार क्या करेंगे, यहाँ पे कंसेक्यूटिव नंबर्स लेते हैं, यानी कि दोनों के बीच का डिफरेंस 1 था। इस बार हम कोई डिफरेंस 2 वाली कोई संख्या ले लेते हैं। तो माना A इज इक्वल टू, अगर आप ले लें 3 ले लीजिए, ठीक है क्या, और B इज इक्वल टू आप ले लीजिए 1, ये ले सकते हैं आप। चाहे तो आप 5 और 2 भी ले सकते हैं। चलिए जैसे कि मान लीजिए हम क्या कह रहे हैं, आप ले लीजिए 5 और 3 ले लीजिए, ठीक है क्या। तो देखिए इस बार गैप कितने का रख लिया हम लोग, 2 का गैप रख लिया। और अगर आप गौर से देखिए तो दोनों के बीच का HCF कितना है, 1 ही है, यानी कि चलिए ठीक है HCF तो 1 है। अब हम लोग चेक करते हैं A प्लस बी इज इक्वल टू 5 और 3 8, और A माइनस बी देख लेते हैं हम लोग, 5 में से 3 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा। तो अब देखिए आप HCF ऑफ 8 एंड क्या 2, 8 और 2 का HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों नंबर को काट दे तो 2 ही होगा। 2 से 2 भी कट जाएगा और 2 से 8 भी कट जाएगा, यानी कि इसका HCF क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो दिख रहा है क्या, कभी 1 आ रहा है तो कभी 2 आ रहा है। और अगर आप बाकी और ऐसे बहुत सारे नंबर्स में अगर आप चेक करते हैं, है ना, जिसमें किसी 2 संख्याओं का HCF 1 आता है, तो उनके योग और उनके अंतर का HCF हमेशा या तो कभी 1 आएगा या तो फिर 2 आएगा। तो चेक करिए ऑप्शन में हमारा क्या है, 1 अथवा 2, या तो 1 या तो 2। चलिए आते हैं अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या कह रहा है। 28, 2 संख्याओं का HCF 9 है और निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्याएं इन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य नहीं हो सकती है। देखिए ये कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है ये सवाल। तो इसमें क्या करना है आपको कि सवाल क्या कह रहा है, अगर आपको एक कॉन्सेप्ट पता है तो आप एकदम आराम से बिना सॉल्व किए आप इसका आंसर कर सकते हैं। सवाल फिर से एक बार पढ़ते हैं, आप समझिए। 2 संख्याओं का HCF 9 है, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्याएं इन संख्याओं के लघुत्तम नहीं हो सकती है। कौन सी संख्या इसका लघुत्तम नहीं हो सकती है, ये सवाल। इसमें कौन सी संख्या इन संख्याओं का लघुत्तम नहीं हो सकती है, ठीक है। तो देखिए अब वो संख्याएं क्या है उससे हमको मतलब नहीं है, हमको बस ये मतलब है कि जिन 2 संख्याओं का या जिन संख्याओं का जिन 2 संख्याओं का HCF 9 है, ठीक है, जिन 2 संख्याओं का HCF 9 है, तो भैया उन 2 संख्याओं का LCF इसमें से कौन सा पॉसिबल नहीं है, यही है सवाल, ठीक है क्या। तो आइए देखते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक बात आपको समझनी है, एक बात जाननी है, और ये बहुत छोटी सी बात है कि किसी भी 2 संख्याओं का HCF, यानी संख्याओं का जो HCF होती है, संख्याओं का HCF हमेशा संख्याओं के LCM को, हमेशा संख्याओं के LCM को पूरी तरह विभाजित करती है या पूरी तरह काटती है, ठीक है क्या। यानी कि पूरी तरह काटती है का मतलब क्या, पूरा भाग लग जाता है ना। तो कहता है कि जो संख्याओं का HCF होगा, ठीक है, उस HCF से अगर आप LCM को भाग लगाइएगा उन्हीं संख्याओं के LCM में, है ना, उन संख्याओं के HCF से अगर आप उन्हीं संख्याओं के LCM में भाग लगाइएगा तो वो पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो आप चेक कर लीजिए, जो विभाजित हो रही है वो उसका LCM पॉसिबल है, जो विभाजित नहीं होगी वो उसका LCM हो ही नहीं सकती है। तो आइए चेक कर लेते हैं। 9 से 72 कट रहा है, चलो ये हो सकता है कि वो उसका LCM हो जाए। 9 से 81 भी कट रहा है, 9 से 90 भी कट रहा है, पर 9 से 85 नहीं कट रहा है, तो ये वाली कट नहीं रही है संख्या, इसलिए वही वाला आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसके सॉल्यूशन में आप लोग क्या लिखेंगे सॉल्यूशन, चूंकि है ना 85 संख्याओं के HCF से नहीं कट रही है, HCF से नहीं कट रही है, ये आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे, नहीं कट रही है ना, इसलिए 85 संख्याओं का LCM नहीं हो सकती है ना। तो आप ये सारी चीज़ें लिख कर रखें ताकि आपको ध्यान में रहे हमेशा, संख्याओं का LCM नहीं हो सकती है, ठीक है। चलिए आइए देखिए, तो आप किसी 2 नंबर में आप ये बात चेक भी कर सकते हैं। जैसे मान लो कि आपके पास 2 संख्या है 4 और 6, ठीक है क्या। अगर 2 संख्या है 4 और 6, अगर आप इसका HCF निकाल लीजिए, ठीक है क्या, HCF जैसे एग्जांपल हम आपको दिखा दे रहे हैं यहाँ पे, 4 और 6 अगर है तो इसका जो HCF हो जाएगा वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों संख्याओं को काट दे, क्या हो गया हमारे पास 2 ही है, जो 4 को भी काटेगा और 6 को भी काटेगा। चलिए अगर बात करें LCM की, तो LCM का मतलब क्या, बड़ी वाली संख्या का टेबल तब तक पढ़ते रहिए जब तक 4 से ना कट जाए। तो 6 1 जा 6, 4 से नहीं कटा, 6 2 जा 12, 4 से कट गया, तो LCM कितना हो गया 12। और आप चेक करिए इसका जो HCF है, इसके LCM
को क्या कर रही है, काट रही है ना। तो एलसीएफ वाली संख्या, एचसीएफ वाली संख्या एलसीएम वाली संख्या को क्या करती है, हमेशा काटती है। तो 2 से हमेशा 12 कटेगा। तो ऐसा हर संख्याओं, कोई भी संख्या हो, कोई भी केस हो हमारा, कोई भी प्रश्न हो हमारे पास, अगर 2 संख्याओं का आपने एचसीएफ निकाला है और 2 संख्याओं का आपने एलसीएम निकाला है, तो संख्याओं के एचसीएफ से एलसीएम हमेशा पूरी तरह कट जाती है। आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कह रहा है कि 2 संख्याओं का योग 112 है ना। जो 2 संख्या है उनका योग 112 है तथा महत्तम समापवर्तक 28 है, यानी कि एचसीएफ 28 दिया हुआ है इस बार आपको। तो संख्याएं क्या होंगी। अच्छा एक बात बताइएगा, देखिएगा यहाँ पे ऐसे सवालों को कैसे करते हैं हम लोग। कोई 2 इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि जो संख्याएं हैं वो आपको फाइंड करनी है और दोनों संख्याओं का योग 112 है और महत्तम समापवर्तक 28 है। इसका मतलब क्या है कि भैया जो दोनों संख्याओं की बात आप कर रहे हैं उन दोनों संख्याओं का योग तो 112 होना चाहिए। और एचसीएफ 28 होने का मतलब क्या है, एचसीएफ 28 होने का मतलब है कि भैया जिन 2 संख्याओं की आप बात कर रहे हैं वो दोनों संख्याएं 28 से कट जानी चाहिए। ठीक है क्या। तो सबसे पहला काम क्या है कि आप तो वो चेक करें सबसे पहले कि किन 2 संख्याओं का योग 112 हो रहा है, और जिन 2 संख्याओं का योग 112 हो रहा है तो भैया उसके बाद आप वो चेक कर लें कि वो दोनों संख्याएं क्या 28 से कट रही है। अगर ऐसा हो रहा है तो हमारा आंसर वही होगा। आइए चेक कर लेते हैं। 12 और 112, तो यहाँ पे तो 112 मिल रहा है, चलिए ठीक है, पर 28 से 12 तो नहीं कटेगा ना। तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया हमारा। ठीक है, क्योंकि ऐसे ही 28 से छोटी है ये संख्या 12, तो ये तो ऐसे ही नहीं कटने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 90 और 22, यहाँ पर भी 112 हो गया, पर संख्या किस, दोनों संख्याएं कटनी किससे चाहिए थी, 28 से, क्योंकि एचसीएफ 28 है। तो 28 तो जाहिर सी बात है एचसीएफ से दोनों संख्या कटेगी। तो 22 तो यहाँ पे ऑलरेडी 28 से छोटा हो गया, तो ये तो भाई ये वाली बात भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये भी नहीं कटेगा 28 से 22। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 और 84, अगर आप 28 और 84 को जोड़ दें तो आप देखेंगे कि हाँ 112 तो मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। अब आप चेक करें कि क्या दोनों संख्या 28 से कट रही है। तो बिल्कुल आप देखिए 28 से अगर आप काटना चाहें तो 28 से 28 एक बार में कट जाएगा और 28 से 84 भी 3 बार में कट जाएगा। इसका मतलब है कि हाँ यही वाला वो संख्याओं का पेयर है जो कि हमारे रिक्वायर्ड कंडीशन को फुलफिल करता है। ठीक है क्या। यानी कि अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है तो आपको सॉल्व नहीं करना है सवाल, बस आप चीज़ों को डेफिनेशन से ही आप सॉल्व कर सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चन को। तो बस यही था कि 2 संख्याओं को योग 112 होना चाहिए था और एचसीएफ 28 होने का मतलब है कि दोनों संख्याएं 28 से कट जानी चाहिए थी। तो आंसर सीधा इसका क्या हो गया, 3। चलिए आइए आते हैं अगले सवाल पे। तो जो भी हम कह रहे हैं आप इसको अपनी भाषा में यहाँ पर इसके आंसर में लिख लीजिएगा। अपनी भाषा में लिखेंगे आप तो ज़्यादा याद रहेगा, पर कॉन्सेप्ट क्या है ये आपको उम्मीद है कि बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 30 आते हैं। तो देखिए सवाल में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 30, 2 संख्याओं का योग 145 है, 145 है तथा एचसीएफ 29 है। इन नियमों को संतुष्ट करने वाले संभव जोड़े कितने होते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस बार जो सवाल है बिल्कुल अलग टाइप का सवाल है। कह रहा क्या कि ऐसे कितने जोड़े हैं, ऐसे कितने जोड़े पॉसिबल हो सकते हैं, ऐसे कितने पेयर्स पॉसिबल हो सकते हैं जो इन सभी कंडीशंस को फॉलो करते हुए, इन सभी कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हुए आपको संख्याओं की वैल्यू निकाल कर दे सकते हैं। तो जोड़े वाले सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिए, और एग्जाम में ऐसे सवाल आते हैं। और ऐसे सवालों में आपको क्या करना है, एक अप्रोच आप समझिएगा। यहाँ पर भी एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। आप देख रहे हैं कि 2 संख्याओं का एचसीएफ 29 है। तो अगर 2 संख्याओं का एचसीएफ 29 है तो इसका मतलब है कि वो दोनों संख्याएं 29 से कट रही होगी, यानी कि वो कहीं ना कहीं 29 के टेबल में ही मिलेगा, चाहे 29 1 जा 29 हो, चाहे 29 2 जा 58 हो, इस तरीके से आगे और भी संख्या हो। यानी कि वो जो 2 संख्याएं होगी वो दोनों संख्या निश्चित तौर पर 29 से कटेगी, यानी कि वो 29 की गुणक होगी, यानी कि वो 29 के टेबल में होगी। तो आइए चेक करें। अगर आपको पता चल चुका है कि 2 संख्याओं का एचसीएफ 29 है तो आप संख्याएँ कैसे मानेंगे, चेक करें। देखिए कैसे लिखना है, आप लिख लीजिए पहले, हम आपके लिए लिख दे रहे हैं, पर एग्जाम में इतना करना नहीं है आपको। संख्याओं का एचसीएफ दिया हुआ है चूँकि, है ना, चूँकि संख्याओं का एचसीएफ क्या गिवन है, संख्याओं का एचसीएफ दिया हुआ है 29। इसका मतलब है कि दोनों संख्याएं, जो भी संख्याएं, 2 संख्याओं की बात कर रहे हैं ना, तो 2 संख्याओं का एचसीएफ 29 दिया हुआ है। इसका मतलब जो संख्याएँ होगी, है ना, इसका मतलब जो संख्याएँ होगी दोनों, वो दोनों संख्याएँ क्या होगी, वो दोनों संख्याएँ 29 से पूरी तरह कटेगी। और 29 से कटने का मतलब क्या है कि भैया वो 29 के गुणक में होगी, है ना, यानी कि 29 के टेबल के फॉर्म में हो सकती है। तो कहने का मतलब क्या है, तो आप कह सकते हैं कि भैया जो पहली वाली संख्या है उसको मान लेंगे हम लोग 29x। और 29x मानने का मतलब कैसे कि आपको पता है ना कि 2 का टेबल को आप क्या लिखते हैं, 2x लिखते हैं ना, यानी कि वो 2 के पहाड़े वाली संख्या को ये वाला रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि सभी संख्याएं 2 से कट जाएगी। x का मान कुछ भी डाल लो आप 2 से कट जाएगा, वैसे x का मान कुछ भी डाल लो आप 29 से कट जाएगा। तो हमें ऐसी संख्या माननी थी जो 29 से कट जाए, क्योंकि एचसीएफ 29 गिवन है। तो हम लोग यहाँ मान रहे हैं ऐसा, है ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एचसीएफ 29 था तो पहली संख्या मान लिया 29x और दूसरी संख्या मान ले रहे हैं हम लोग 29y, 29y।
ठीक है क्या। तो ऐसे सवाल में आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर HCF गिवन है तो दो संख्याएं जो आपको कंसिडर करनी है वो आपको 29x और 29y कंसिडर करनी है HCF को ध्यान में रखते हुए। HCF 29 है तो 29x 29y। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। सवाल में कह रहा था कि भैया वो महत्तम समावर्तक का काम हमने कर लिया, अब कह रहा है क्या कि दो संख्याओं का योग 145 है, 145 है। तो आते हैं 29x प्लस 29y, दो संख्याएं यही थी हमारी, तो दोनों का योग कह रहा था तो दोनों को जोड़ दिए और इसकी वैल्यू कितनी है 145 है। ठीक है, आइए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से 29 आप चाहे तो क्या कर सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं, बीच में प्लस है इसलिए, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 145। ठीक है, और आप यहाँ से इसको काट सकते हैं हम, है ना, 5 टाइम्स में ये लग रहा है कट जाएगा, बिल्कुल कट रहा है, यानी कि विच इम्प्लाइज आप देख रहे हैं क्या कि आपके पास x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ रही है 5। अब आपको क्या करना है, 1 से स्टार्ट करते हुए x की वैल्यू 1 से स्टार्ट करते हुए आपको y का मान पुट करते चले जाना है ना। इसमें सारा नेचुरल नंबर आपको डालना है और आपको चेक करके बताना है कि ऐसे कितने पेयर्स हो सकते हैं जिनमें आप नेचुरल नंबर्स को यहाँ पे फिल करते चले जाएं, तो आपको ये 5 होने के लिए यहाँ पर x और y की वैल्यू सेटिस्फाई होती चली जाएगी। तो देखिए यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, इसको ध्यान में रखते हुए अगर आप x की वैल्यू 1 रख रहे हैं तो y की वैल्यू कितना रखेंगे, 4 रखेंगे। तो भैया एक तो जोड़ा ये हो गया हमारा, 1 और 4 कितना हो गया 5। चलिए दूसरा क्या हो सकता है, 2 और 3, चलिए ठीक है, 0 नहीं लिखना है कभी, है ना, संख्या आपको नेचुरल नंबर से स्टार्ट करनी है और 1 से स्टार्ट करना है। तो 1 और 4 पहला जोड़ा पॉसिबल है, दूसरा जोड़ा है हमारा 2 और 3। अब अगर आप बोलेंगे सर 3 और 2, तो 3 और 2 आपको दो संख्याएं निकालनी है ना, तो 2 3 से भी तो वही दो संख्या निकलेगी और 3 2 से भी तो वही दो संख्या निकलेगी, तो इसलिए ये वाला वैलिड नहीं होगा। चलिए आगे आते हैं। अगर आप 1 4 की बात करें तो सेम वाला केस अगर आप 4 1 में लगाएंगे तो यहाँ पर भी वही वाली बात हो जाएगी, दो संख्याएं यहाँ से जो निकलेगी वही दो संख्या यहाँ से भी निकलने वाली है इस जोड़े से, तो इसलिए वो भी हम नहीं लेंगे। और अगर आप 5 लेते हैं तो 5 लेंगे तो फिर आपको दूसरा वाला 0 लेना होगा, तो 0 आपको नहीं लेना है, आपको स्टार्ट हमेशा नेचुरल नंबर यानी कि 1 से करना है। तो आपके पास जो दो संभावित जोड़े हैं, है ना, जो दो पॉसिबल पेयर्स है वो 1 4 और 2 3 है, तो यानी कि टोटल कितने पेयर पॉसिबल है, तो टोटल 2 पेयर पॉसिबल है ना। तो 2 जोड़े हमें मिल रहे हैं जो हमें संख्याएं दे सकती है। आप चेक करें ना, यहाँ पे ये वाली वैल्यू x है और ये वाली वैल्यू y है, ये संख्याएं नहीं है, यानी कि अगर आपको इससे संख्या निकालनी रहती तो आप क्या करते, भैया ये वाला x होता और ये वाला y, क्योंकि x और y पे ही तो हम फिट करके लाए ना नंबर, तो भैया यहाँ से आप करते 29x तो 29 गुना 1 हो जाता है ये वाला, और यहाँ से दूसरी संख्या निकालते तो 29y तो 29 गुना 4 हो जाता, तो ये वाली मेरी पहली संख्या हो जाती, ये वाली मेरी दूसरी संख्या हो जाती। उसी तरीके से अगर 29 गुना 2 करते तो पहली संख्या मिलती और 29 गुना 3 करते तो दूसरी संख्या मिलती, और आप चेक करते तो भैया सबका HCF तो 29 होता ही और साथ ही साथ संख्याओं का योग भी 145 हो जाता। तो चलिए आइए, तो ऐसे संभावित जोड़े कितने हैं, 2 हैं। आगे बढ़ते हैं, तो जोड़ों की संख्या हो गई 2। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे, और यह है क्वेश्चन नंबर 31। क्या है सवाल में, दो संख्याओं का गुणनफल 1690 है, 1690, दो संख्याओं का गुणनफल 1690 है तथा महत्तम समापवर्तक, यानी कि देखिए फिर से HCF मिल गया आपको, HCF 13 है। इन नियमों को संतुष्ट करने वाले संभव जोड़े कितने हैं, ठीक है क्या। फिर से आपको जोड़ों की संख्या निकालनी है, पर थोड़ा सा सवाल में आपको इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा हल्का सा चेंज कर दिया है कि दो संख्याओं का गुणनफल इस बार 1690 दिया हुआ है और HCF आपको 13 दिया हुआ है। तो आइए चेक करते हैं। अगर आप चाहें तो वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करिए, तो आपको और अच्छा लगेगा कि अगर आपसे ये सवाल बन जाता है तो। चलिए आइए फिर देखते हैं अभी हम लोग। तो दो संख्याओं का गुणनफल 1690 था और HCF 13 थी, तो संख्याओं का HCF यहाँ पे गिवन थे हमारे पास क्या 13, ठीक है क्या। अब अगर संख्याओं का HCF 13 है तो जाहिर सी बात है भैया वो दोनों संख्याएं 13 से पूर्णतः कटेगी, और संख्याएं 13 से कटेगी तो इसका मतलब है कि जो संख्याएं आपको मानना है वो 13 के गुणक में माननी है, तो 13x और क्या 13y। चलिए ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देख लो, संख्याओं का गुणनफल 1690 है, तो यहाँ से हम लोग को क्या करना है, इसको हटा लेना है, ठीक है, पीछे वाले सवाल का। अब देखिए संख्याओं का गुणनफल है हमारे पास 1690, तो संख्याओं का गुणनफल यानी कि 13x इंटू 13x इज इक्वल टू कितना 1690। अभी आप चेक करें इसको, सॉरी 13x इंटू 13y है ना, दूसरी संख्या तो 13y थी ना, तो 13 इंटू 13 कितना 169, x इंटू वाई विल बी xy इज इक्वल टू 1690। अब चेक करें आप, ये जो 169 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो इधर जाकर डिवाइड आएगा, तो उसके बाद कटेगा, तो आप यहाँ से काट लें इसको, ये आराम से 10 बार में कट जाएगा, यानी कि आपके पास जो कंडीशन बनकर आया है वो आया है 10। ये आपके पास रूल बनकर आया है, ये आपके पास कंडीशन बनकर आया है, और यही जो कंडीशन है आपको पेयर देने वाले हैं, ठीक है क्या। तो आइए पेयर लेते हैं हम लोग। तो आप चेक करें x की वैल्यू अगर आप 1 से डालना स्टार्ट करेंगे
ठीक है क्या। तो y की वैल्यू क्या डालेंगे आप, जाहिर सी बात है कि दोनों को मल्टीप्लाई करके 10 आना चाहिए। तो एक में आप क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 10 आ जाए, तो 10 मल्टीप्लाई करना होगा। तो 1 10 जा 10, क्योंकि x इंटू वाई का रिलेशन है इस बार यहाँ पे, तो दोनों को गुणा होकर 10 आना चाहिए था। तो पहला को अगर 1 लिए तो दूसरे को 10 लेना होगा, तब ना वही 1 गुना 10 = 10 हो जाएगा। चलिए दूसरा लेते हैं अगर आप 2, तो 2 के साथ आप क्या लेंगे, 5 लेंगे। 3 के टेबल में तो 10 मिलेगा नहीं हमको, 4 के टेबल में मिलेगा नहीं, 5 के टेबल में मिलेगा। तो भैया 5 के टेबल में मिलेगा तो आ जाएगा 5 2, तो यहाँ पे ऑलरेडी 2 5 आ चुका था। तो यहाँ से जो 2 संख्याएं मिलेगी वही 2 संख्याएं तो यहाँ से भी मिलेगी, तो ये वाला तो हमारे लिए वैलिड नहीं होगा। तो चलिए ठीक है, अब कहीं नहीं आ सकता है, 6 भी नहीं आएगा, 6 में तो है ही नहीं, 7 में भी 10 नहीं है, 8 में भी 10 नहीं है, 9 के पहाड़े में भी 10 नहीं है, 10 के पहाड़े में 10 अगर आपको मिलेगा तो फिर से यही वाली बात आ जाएगी ना, आप ले लेंगे 10 और 1, तो यहाँ से जो दो संख्याएं मिलेगी वो 2 संख्याएं तो यहाँ से भी आपको मिल जाएगी। तो इसका मतलब है कि ये वाला पेयर भी हमारे लिए वैलिड नहीं है। तो भैया यहाँ पर भी संभवित जोड़े कितने हो गए, 2 हो गए। तो पूछा था कि को संतुष्ट करने वाले संभव जोड़े कितने हैं, तो चलिए तो यहाँ पे संभव जोड़े कितने मिले हमें, 2 मिले, यही संभव जोड़े हैं। ठीक है क्या, कहने का मतलब क्या है कि अगर आप x और y का मान, कभी x का मान 1 और y का मान 10 इसमें डाल दें आप 13x और 13y में, तो जो 2 संख्याएं मिलेंगी वो दिए गए सवाल के जो भी कंडीशन है उसको पूरी तरह से फॉलो करेंगे। चाहे आप 2 और 5, x का मान 2 और y का मान 5 डाल दें, यहाँ पे x का मान 5 और x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 5 डाल दें अगर आप, तो फिर आपको जो 2 संख्याएं मिलेगी वो दोनों संख्याएं दिए गए सवाल को पूरी तरह से सेटिस्फाई करेगी। ठीक है क्या, तो यानी कि ये 2 जोड़े हैं जो आपको संख्याएं निकाल कर दे देंगे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। आइए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 32। देखिए क्या कह रहा है सवाल, ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े होंगे, फिर से देखिए जोड़े वाली संख्याएं, जोड़े वाले सवाल आ रहे हैं। ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े होंगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 क्या है सवाल में। ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े होंगे जिनका HCF 16 तथा LCM 136 है। इस बार आपको HCF गिवन है और साथ ही साथ LCM भी गिवन है। तो ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े होंगे, आपको फिर से जोड़े ही निकालने हैं। तो ठीक है क्या, तो भैया पहले तो आप देख लीजिए कि संख्याओं का HCF क्या है, वो हमारे लिए बहुत ही काम का होता है। तो संख्याओं का HCF यहाँ पे 16 गिवन है। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप 2 संख्याओं के बारे में अगर आप आइडिया लगाएं तो जाहिर सी बात है कि वो दोनों संख्याएं 16 से तो कटेगी ना, क्योंकि HCF 16 है और HCF 16 होने का मतलब है कि दोनों संख्याएं 16 से पूर्णतः कटेगी। तो 16 के गुणक में संख्याएं होंगी इस बार, तो 16x और 16y है ना। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब आपके पास 2 संख्याएं हैं और दो संख्याओं को हमने कंसीडर किया 16x और 16y, और साथ ही साथ यहाँ पे आप देखिए कि इस बार क्या है कि उनका HCF 16 और साथ ही साथ LCM भी पता है आपको, इस बार 136 है ना। तो आप एक काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, चेक करो तो आप इन सभी चीज़ों को आप बिठा सकते हैं कहाँ पे, आपको एक फॉर्मूला पता होगा। फॉर्मूला था पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, यानी कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, या संख्याओं का गुणनफल भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे, इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, आपको पता है HCF इंटू LCM। बहुत सारे सवाल में हम लोग इस वाले फॉर्मूले को लगा चुके हैं। ठीक है क्या, तो यहाँ पर भी लगा लेंगे। आप चेक करिए क्या हो जाएगा, एक संख्या हमने माना था 16x, दूसरी संख्या हमने माना था 16y, और इज इक्वल टू HCF की वैल्यू गिवन है हमारे पास, चेक करो आप 16, और LCM की वैल्यू आपके पास गिवन है क्या है 136। तो आप यहाँ पे रख लीजिए इसको। चलिए तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, 16 इंटू 16, तो आप देखो यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई में है ना, तो चेक करो x इंटू वाई यहाँ पे आप रख लीजिए अपने पास। ठीक है क्या, और 16 इंटू 136 डिवाइड बाई, अब चेक करो तो यहाँ पे 2 16 था ना मल्टीप्लाई में, तो ये दोनों 16 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, जो इधर मल्टीप्लाई में होता है इधर आकर डिवाइड में बन जाता है। तो 2 16 यहाँ पे मल्टीप्लाई में थे, एक 16 यहाँ पे x के साथ और एक 16 y के साथ। तो हमने क्या किया, दोनों 16 को उठाकर एक बार में यहाँ ले आया, ऐसे काटने में सुविधा होगी। वरना आप चाहें तो 16 को 16 से मल्टीप्लाई करके है ना, फिर आप यहाँ पे डाल लें। ठीक है क्या, तो उससे ज़्यादा ईजी होगा कि ये हो गया हमारा 136/16। और आप ध्यान दीजिए तो 16 के टेबल में 136 नहीं है, कहीं नहीं है। ठीक है क्या, यानी कि 16 से 136 हमारी पूरी तरह से भाग ही नहीं लग रही है। और जब ये पूरी तरह से भाग नहीं लग रही है, इसका मतलब है कि भैया हम कोई पेयर बता ही नहीं पाएंगे। एक्स वाई की वैल्यू फ्रैक्शन में, और एक्स वाई की वैल्यू अगर फ्रैक्शन में है तो जाहिर सी बात है कि आपको पहले ही बताया गया था कि एक्स और वाई का मान यहाँ पे नेचुरल नंबर डालना है आपको। तो भैया 2 नेचुरल नंबर का गुणनफल कभी भी फ्रैक्शन में तो आ ही नहीं सकता ना। और यहाँ पर क्या आ गया आपका, फ्रैक्शन में आ गई है वैल्यू यहाँ 16 से 136 पूरी तरह तो कटने वाली ही नहीं है। तो भैया 2 नेचुरल नंबर का, आपको पता था कि जो पेयर्स हम लोग बनाते थे वो नेचुरल नंबर से बनाते थे, तो 2 नेचुरल नंबर का मल्टीप्लिकेशन कभी भी फ्रैक्शन वाला नंबर पॉसिबल हो ही नहीं सकता, यानी कि जोड़े संभव नहीं है। आप रुक जाइए, आपको एक और बात बताते हैं अभी हम। ठीक है क्या, ये तो क्वेश्चन को आप कैसे बनाएंगे ये वो वाली बात हो गई। ठीक है क्या, और अगर एग्जाम में ये सवाल आ गया तो आप कैसे इसको चुटकियों में कर सकते हैं। देखिए यहाँ से ट्रिक क्या है, बस कॉन्सेप्ट है, कोई ट्रिक व्रिक नहीं है।
एकदम कॉन्सेप्ट ही है जो आपको यहाँ पर हम बता रहे हैं। आपको इसके पहले हम एक बात बताए थे कि किन्हीं दो संख्याओं का जो HCF होता है वो हमेशा उन दो संख्याओं के एलसीएम को काटती है, तभी जाकर हमारा वो एक वैलिड कंडीशन बनता है। तो आप चेक करो यहाँ से कि यहाँ पे दिया गया आपको कि HCF गिवन है आपके पास क्या 16 और LCM गिवन है क्या 136। और जब आप चेक करते हैं तो 16 से 136 तो कट ही नहीं रही है, यानी कि जो रूल है उस रूल को ये क्या करे, उस रूल को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, यानी कि 16 से 136 कट नहीं रही है। जबकि आपको पता है कि संख्याओं का HCF हमेशा संख्याओं के LCM को पूरी तरह से काट देती है, पर यहाँ पे तो काट नहीं पा रही है भैया। इसका मतलब है कि सवाल में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो लफड़ा है, सवाल में कुछ ना कुछ तो लोचा है, यानी कि सवाल कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट है। इसका मतलब क्या है, यानी कि सवाल इस वाले सवाल में कोई पेयर पॉसिबल ही नहीं है ना, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें एक भी जोड़ा पॉसिबल नहीं है, जोड़ा होगा ही नहीं। ये सवाल ही गलत है एक तरह से समझे तो, क्योंकि HCF से LCM ही नहीं कट रही है हमारी, तो बस यहीं पे हमारा आंसर हो गया। ठीक है क्या, आप इतना सॉल्व ना करें, आप सिर्फ इस चीज़ को, एक कॉन्सेप्ट को, छोटा सा कॉन्सेप्ट ध्यान में रखें और आपका सवाल बन जाएगा। अदरवाइज आप चाहे तो ट्रेडिशनल में आप इसको बना सकते हैं बहुत आराम से। ठीक है क्या, ऐसे भी आपको समझ में आया। तो चलिए आगे चलते हैं। आइए हमारे वीर योद्धाओं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। नापने की 3 छड़ें क्रमशः 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 96 सेंटीमीटर लंबी है। इनमें से कोई भी छड़ इस्तेमाल करके कम से कम किस लंबाई का कपड़ा पूर्ण नापा जा सकता है, ये सवाल है। तो आप लोगों को ध्यान में होगा कि जब भी आप लोग स्कूल यूनिफॉर्म वगैरह सिलाने के लिए जब भी कपड़े की दुकान में जाया करते हैं तो वहाँ पर एक छड़ होती है कपड़े को नापने वाली, ठीक ना। तो 1 छड़, 2 छड़, 3 छड़ें हो सकती है ना, और उन छड़ों से वो क्या करते हैं, कपड़े को मेज़र करते हैं और कपड़ा काट कर आपको दे देते हैं ना। आजकल का टाइम तो क्या है कि ज़्यादातर लोग जीन्स पहनते हैं, पर पहले के समय में ऐसा नहीं हुआ करता था। पहले के लोग ज़्यादातर सिले हुए कपड़े पहनना पसंद करते थे। तो उस कपड़े को, जो थान वाले कपड़े होते हैं ना, उस कपड़ों को नापने के लिए एक विशेष प्रकार की छड़ इस्तेमाल की जाती है जिसमें मीटर, सेंटीमीटर आदि अंकित होता है। तो देखिए यहाँ पर विसी छड़ की बात हो रही है कि 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर तथा 96 सेंटीमीटर की 3 छड़ें किसी दुकान में है। तो वो कह रहा है कि इन तीनों छड़ों का प्रयोग करके आप कम से कम ऐसी कौन सी लंबाई का कपड़ा लेकर चलें कि इन तीनों छड़ों को प्रयोग कर रहे हैं आप, तो पूरा इन छड़ों से वो कपड़े का मेज़रमेंट हो जाए, है ना। कपड़ा ना तो कहीं छोटा पड़े ना बड़ा हो जाए, ठीक है क्या। आराम से उस कपड़े की लंबाई को हम लोग तीनों छड़ों से माप सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो वाली संख्या जो रिक्वायर्ड नंबर होगी हमारी, वो नंबर यही होगी कि भैया जो संख्या 64 से भी, 80 से भी और 96 से भी पूरी तरह भाग लग जाएगी। अगर पूरी तरह भाग लग गई, इसका मतलब है कि साफ़ है कि हमारी वो जो कपड़े की लंबाई होगी उसको हम तीनों छड़ों से आराम से नाप लेंगे, ठीक है क्या, है ना। और यहाँ पर भी आप ध्यान से देखें तो सवाल में कम से कम, है ना, ये शब्द इस्तेमाल किया गया। तो आपको कहा गया था कि कम से कम, न्यूनतम, छोटी से छोटी आदि जैसे शब्दों का अगर प्रयोग किया जाए सब प्रश्न में, तो आपको LCM आपके दिमाग में आना चाहिए था। तो चलिए आइए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से LCM निकाल लेते हैं इसका। तो यही हमारा रिक्वायर्ड हो जाएगा, है ना। तो यानी कि जो चाह रहा है सवाल हमसे, है ना, वो क्या चाह रहे हैं हमसे, बस कि भैया जो गिवन डाटा है उसका आप LCM निकाल दीजिए। तो यहाँ से आप कर सकते हैं क्या, रिक्वायर्ड नंबर, जो रिक्वायर्ड नंबर है हमारा वो क्या है, वो कुछ नहीं है, बस LCM ऑफ 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 96 सेंटीमीटर। ये काम कर लेंगे, हमारा काम बन जाएगा। तो आइए निकाल लेते हैं इसका LCM, है ना। 64, 80, 96, तो देखते हैं क्या आता है ना। 2 से आप काटें इसको तो 32 टाइम्स में, ये 40 टाइम्स पे, और ये हो जाएगा 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16, यानी 48 टाइम्स में। फिर जाएगा ये 16 टाइम्स में, ये जाएगा 20 टाइम्स में, और ये जाएगा 24 टाइम में। ये हो जाएगा आपका 2 से 8 बार में, 10 बार में, और ये 12 बार में। फिर से 2 से करेंगे आप तो ये हो जाएगा 4 बार में, 5 बार में, और ये 6 बार में। फिर आप 2 से घटाना चाहें तो फिर से कटेगा नंबर 2, ये 5 और ये 3, है ना। तो कुछ ऐसा हो गया, अब नहीं जाएगा। तो देखते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64, तो ये 64 तक ले लीजिए आप, और 5 3 हो गया 15, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 15 4 जा 60, 0 कैरी हो गया 6, 15 6 जा 90, 90 और 6 96, यानी कि आपके पास जो नंबर आ रहा है वो आ रहा है 960। और चूंकि दिया हुआ डाटा सेंटीमीटर में था तो LCM भी किस में आएगा, सेंटीमीटर में। अब आप देखिए ध्यान से, ये जो 960 सेंटीमीटर आ रहा है ना, तो देखिए ये जो 960 सेंटीमीटर आ रहा है इसका LCM, यही वो 960 सेंटीमीटर वैल्यू है ना। कम से कम कपड़े की लंबाई अगर 960 सेंटीमीटर हुई तो हम तीनों छड़ों से इसको पूरी तरह से नाप सकते हैं, ठीक है क्या। अब देखिए यहाँ से देखते हैं ऑप्शन हमारा, तो ऑप्शन में कहीं सेंटीमीटर दिया ही नहीं है, सब मीटर में दिया हुआ है। तो आप भी अपने जो आंसर है इसको क्या करें, मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए,
तो भैया मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे आप। 100 से डिवाइड करने का मतलब है भैया 2 जीरो नीचे है तो 2 घर के बाद इधर से आप है ना बाईं तरफ 2 पॉइंट इधर आ जाएगा, तो आ जाएगा क्या 9.60 मीटर। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। अगर आप ऐसे भी देख लीजिए ना 960 है, 96 से भी कट जाएगा, 80 से भी कटेगा और 64 से भी कट जाएगा, तो पूरी तरह से कपड़ा हम तीनों छोरों से बहुत आसानी से मेजर कर लेंगे। तो आंसर हो गया हमारा 9.60 मीटर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। सवाल है 6 घंटियां एक साथ बजनी आरंभ हुई। यदि ये घंटियां क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल से बजे तो 32 मिनट में वे कितनी बार इकट्ठी बजेंगी, है ना। तो सवाल क्या कह रहा है, सवाल को एक बार समझने की कोशिश करते हैं। पहले सवाल को फील करिए। सवाल कह रहा है कि 6 घंटी है और 6 घंटी को हम क्या किए गए और एक साथ 6 घंटी को बजा दिए, ठीक है क्या। और हर घंटी में क्या है, एक सिस्टम है, एक सिस्टम लगा है। वो सिस्टम क्या है कि हर घंटी अलग अलग समय अंतराल पर बजती है। पहली घंटी 2 सेकंड के बाद अगर बज गई ना घंटी, उसके 2 सेकंड के बाद पहली घंटी बजेगी, 4 सेकंड के बाद दूसरी घंटी बजेगी, 6 सेकंड के बाद तीसरी घंटी बजेगी, है ना, 8 सेकंड के बाद चौथी घंटी बजेगी। यानी कि हर घंटी में आप समझ सकते हैं कि एक टाइमर लगा है कुछ ऐसा। और भैया इस तरीके से घंटियाँ बज रही है। तो कह रहा है क्या कि 32 मिनट में कुल कितनी बार ये घंटियाँ जो है, ये 6 घंटियाँ साथ साथ बज जाएगी, है ना। तो हम पहला काम क्या करते हैं ना, हम पहले देख लेते हैं कि कितने समय बाद ये घंटियाँ, कम से कम कितने समय के बाद ये घंटी जो है एक बार साथ में बजे जाए। तो हम देखते हैं। तो आप समझिए कि कम से कम वो टाइम हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं जिस टाइम पे ये 6 घंटियाँ एक साथ बज जाए। तो कम से कम वो टाइम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने से फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा ये होगा कि वो जो संख्या है इसका जो हम लोग एलसीएम निकालेंगे, वो एलसीएम इन सभी संख्याओं से कटेगी और जब इन सभी से पूरी तरह भाग लगेगी तो इसका मतलब है कि भैया वही वो टाइम हो जाएगा जिस टाइम पे ये 6 घंटियाँ एक साथ बज जाएगी, ठीक है क्या। तो पहले हम वो पहला टाइम निकालते हैं कि कम से कम आखिर कितने टाइम के बाद, कितने सेकंड के बाद या कितने मिनट के बाद, है ना, हमारी घंटियाँ जो है एक बार फिर से बजेगी। चलिए ये देखते हैं। तो हम लोग निकालते हैं, पहले एलसीएम निकाल लेते हैं, है ना। एलसीएम ऑफ किसका, 2, 4, 6, 8 और 10। चलिए आइए देख लेते हैं। तो 2, 4, 6, 8, 10 का एलसीएम अगर आप देखना चाहें तो देखते हैं क्या आएगा। पहले एलसीएम यहाँ पे निकाल लें। 2, 4, 6, 8 और 10। तो 1 2 टाइम्स में, 3 टाइम्स में, 4 टाइम्स में, 5 टाइम्स में। अब ये फिर से 2 से जाने वाला है तो 1 हो गया, 2 से जाने वाला तो ये 1 टाइम पे जाएगा, फिर ये 3 रह जाएगा, ये 2 टाइम्स में जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 5, है ना। अब नहीं जाएगा तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60 दूनी 120, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 120, क्योंकि डाटा दिया हुआ हमारा सेकंड में था, है ना। देख लो आप, 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड। तो इसका एलसीएम भी किस में आएगा, सेकंड में आएगा। यानी कि जो एलसीएम आ गया वो आ गया 120 सेकंड। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 120 सेकंड के बाद, जब घंटियों को हम एक साथ बजा दिए थे, उसके 120 सेकंड के बाद ये सारी घंटियाँ फिर से एक साथ बजेगी, ठीक है क्या। और 120 सेकंड का मतलब कितना मिनट होता है, 120 सेकंड का मतलब होता है 2 मिनट, है ना। 60 सेकंड में 1 मिनट, तो 120 सेकंड में 2 मिनट हो गया, ठीक है क्या। अब टोटल कितने मिनट में हमको निकालना था, 32 मिनट में, ठीक है ना। चूँकि 2 मिनट में, है ना, 2 मिनट में घंटी कितनी बार बजती है, एक बार बजती है ना। अगर 2 मिनट में एक बार बज रही है तो भैया बताइए 32 मिनट में कितनी बार बजेगी, 2 मिनट में एक बार तो 32 मिनट में 16 बार, है ना। आप देख रहे हैं ना आपका रिलेशन यहाँ से, 1 2 = 2, 16 2 = 32, है ना। 2 मिनट में एक बार तो 32 मिनट में 16 बार बजेगी। अब क्या 16 बार आंसर हो गया हमारा, चेक करिए आप, 16 तो ऑप्शन में है ही नहीं, है ना। 5, 10, 15, 17 है। इसका मतलब क्या है, 32 मिनट में घंटियाँ 16 बार बजेगी। ये तो बात बिल्कुल सही है भैया, तो घंटी बजने के बाद ना। लेकिन आपको पता है कि जब हम लोग स्टार्ट में आए थे तो घंटी को एक बार बजा दिए थे, 6 घंटी को, तो ये 16 बार तो उसके बाद बजी है। और पहली बार जो हमने घंटी को बजाया था एक बार, तो वो भी तो ऐड होगा। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि जब आप आए थे प्रारंभ में, है ना, प्रारंभ में हमने घंटी को एक बार बजाया था, है ना, घंटियों को एक बार बजाया था, घंटियों को एक साथ बजाया था, घंटियों को एक बार एक साथ बजाया था। तो भैया इसका मतलब क्या है, देखिए हम लिख दे रहे हैं ताकि आप भी अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, है ना, तो लंबे समय तक याद रहेगा। तो इसका मतलब है क्या भैया, जो रिक्वायर्ड नंबर है हमारा, है ना, रिक्वायर्ड नंबर, तो रिक्वायर्ड नंबर क्या हो गया, 16 बार। तो वो 32 मिनट में बजने के 32 मिनट के अंदर 16 बार बजी है घंटी, और एक बार हम प्रारंभ में बजाए थे, तो टोटल कितनी बार घंटी बज गई हमारी, 17 बार। और ये ऑप्शन हो गया 4, ठीक है क्या। अब देखो एग्जाम में आपको इतना सारा थ्योरी थोड़ी लिखना है, एग्जाम में केवल आपको मुद्दे की बात करनी है। जो आपके काम का काम होगा वो आप करेंगे और फटाक से आंसर आप कर लेंगे, ठीक है क्या। क्योंकि अभी आपके दिमाग में ये सारा कॉन्सेप्ट डाल रहे हैं हम लोग, तो इसी वजह से क्या है कि हम सारी बातों को लिखने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पे।
आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। 6 घंटियाँ क्रमशः 4, 6, 8, 10, 12 एवं 16 सेकंडों के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे प्रातः 9 बजे एक साथ बजना शुरू करें तो फिर वे कितनी देर बाद एक साथ बजेंगी। ठीक है क्या? तो सवाल में क्या कह रहा है, सवाल में फिर से वैसा ही सवाल है जैसा पीछे वाला हम लोग देखे थे ना, तो कुछ वैसा ही है। तो सवाल में है कि 4, 6, 8, 10, 12 और 16 सेकंड के अंतराल पर अगर घंटियाँ इस बार बज रही है, ठीक है, और पहली घंटी हम लोग बजा दिए थे 9 बजे। खैर ये हमारा उतना ज़्यादा काम का नहीं है कि 9 बजे घंटी बज गई, चलो ठीक है। अब कह रहा है क्या कि एक साथ यहाँ पे घंटी एक बार बज गई है। अब कह रहा है कि कितनी देर के बाद, है ना, कितनी देर के बाद अब घंटी जो है फिर से साथ में बज जाएगी। तो भैया कितनी देर के बाद साथ में बजेगी, इसका मतलब साफ है कि हमको वो संख्या ढूंढ कर ले आनी है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से कट जाए। अगर दी गई सभी संख्याओं से कट जाएगी तो भैया ये सब उस संख्या का फैक्टर हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि वही वो टाइम होगा जिस टाइम पे ये सभी घंटियाँ एक साथ बजेगी। तो ऐसे सवालों में जब भी कितनी देर में सभी घंटियाँ साथ बज जाएगी कम से कम, तो ऐसे सवाल में आपको सीधा सीधा आपको ध्यान में रखना है कि ऐसे सवाल में हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालने से सभी वो जो नंबर हमको मिल जाता है जो इन सभी से कट जाती है। तो आइए देखते हैं, एलसीएम निकालेंगे। बस रिक्वायर्ड नंबर हमारा यहाँ पे अगर देखें आप तो रिक्वायर्ड नंबर जो है हमारा, यानी रिक्वायर्ड जो आंसर है हमारा, वो सिर्फ एलसीएम निकालने के लिए और कुछ नहीं है। देख लो आप, रिक्वायर्ड नंबर इस बार क्या होने वाला है, कुछ नहीं, एलसीएम ऑफ गिवन डाटा है ना, एलसीएम ऑफ गिवन डाटा 4, 6, 8, 10 और क्या 12 और क्या 16। ठीक है क्या? तो आइए इसका हम लोग एलसीएम देख लेंगे। तो देख लेते हैं 4, 6, 8, 10, 12 और क्या 16, इनका एलसीएम चेक कर लेते हैं हम लोग। 2 से बहुत लगभग सारी संख्याएं कट रही है ना, तो 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 8 16, अभी भी 2 से जाएगा। 2 1 2, यहाँ से 3 रहने दो, 2 2 4, 5 रहने दो, 2 3 6, 2 4 8, और अब आप 3 से कटा सकते हैं इसको, तो ये 1 रह गया, ये 1 हो जाएगा, ये 2 और ये 5, ये 3 से 3 1 टाइम्स हो जाएगा और ये 4 रह जाएगा। और अभी आप 2 से कटा सकते हैं इसको, तो 1 1 1 5 1 और ये कितना 2 टाइम्स पे जाएगा, अब नहीं जाएगा। ठीक है क्या? तो इधर से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 2 10, 10 2 20, 23 60, 62 120, 122 240, है ना, तो 240। तो ये सेकंड में था डाटा हमारा, तो जाहिर सी बात है कि एलसीएम भी हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड में आ जाएगा। अब देखो क्या करना है, अब जब आप ऑप्शन देख रहे हैं तो ऑप्शन में तो कहीं पे भी सेकंड में ऑप्शन है ही नहीं हमारा, सब मिनट में दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेना है। आपको पता है 60 सेकंड में 1 मिनट होता है, तो 240 सेकंड में कितना हो जाएगा, 6 4 24, यानी कि 4 मिनट हो जाएगा। बहुत आराम से आप ऐसे भी बना सकते हैं, एकदम आप चाहें तो बहुत आराम से कह सकते हैं 4 मिनट। अगर आपको दिक्कत हो रही, अरे सीधी सी बात है ना, 6 से 24 4 बार में कट जाएगी ना, 60 से ही तो कटाते हैं हम लोग। देखो 240 सेकंड है, इसको मिनट में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे ना, तो ये बन जाएगा मिनट हमारा। तो आप 0 से 0 कट गया, 6 से गया 4 बार में, यानी कि कितना हो गया हमारा 4 मिनट, यानी कि 4 मिनट के बाद घंटियां फिर से एक साथ बज जाएंगी। ऑप्शन नंबर हो गया 1 जाएगी। यानी कि अगर 9 बजे एक बार घंटी साथ में बजाए थे तो अगली घंटी 9 बजकर 4 मिनट में बजेगी। तो कितनी देर के बाद बजी है हमारी घंटियां फिर से, 4 मिनट के बाद। तो आज का 10 क्वेश्चन हम लोग इस लेक्चर में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, और अब अगले लेक्चर में हम लोग फिर से मिलेंगे 36 नंबर क्वेश्चन के साथ। और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी को ये सीरीज़ बहुत पसंद आ रहा होगा, और अगर आपको पसंद आ रहा है ये सीरीज़ तो आप लोग इसका ज़रूर फ़ायदा उठाएं और अपने दोस्तों तक भी इस चीज़ों को पहुंचाएं, ताकि उनको भी इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। क्योंकि इस वीडियो का बस यही ऑब्जेक्टिव है, हमारे इंस्टीट्यूट से जो ये वीडियो सीरीज़ चलाया जा रहा है जनरल कॉम्पिटिशन को लेकर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हो सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये फ़ायदा पहुँचे। तो उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको पसंद आया है तो आप और लोगों तक भी इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाएँगे। बहुत बहुत धन्यवाद।